नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। प्रवासी मजदूर घर लौटने की जद्दोजहद में जुटे हैं, किसी तरह घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हादसों के शिकार हो रहे हैं। आज 2 जगह हादसे हुए, जिसमें बिहार के 2 लोगों सहित 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बिहार के मजदूरों की दुर्घटना में मौत पहली दफा नहीं हुई है। कल के अखबारों में भी खबर छपी थी, हालांकि वो संख्या 2 थी, आज जो है संख्या ज़्यादा हो गई। जो हालत है सड़कों पर, जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, चले आ रहे हैं बदमाश किस्म का, ये कैसी सरकारें हैं। जिस राज्य में मजदूर फंसे हैं, भेजने की जिम्मेदारी उस राज्य की होती है। नंबर 1, पहली बात कि ये स्थिति ही नहीं बननी चाहिए कि मजदूरों को वहाँ से जाने की नौबत आए। वो मजदूर जब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, 10 साल से आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं और आपके राज्य को चमकाने में लगे हुए हैं, तब तो मजदूर बड़े अच्छे हैं। और आज आपदा का वक्त आया तो उन राज्यों ने उन मजदूर को छोड़ दिया। हमने कहा है कि क्यों सरकार की जिम्मेवारी तय नहीं की जाए। जिस सरकार के यहाँ से पैदल लोग चले, लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में पैदल चलने का क्या अनुमति है? और अगर जो बहुत इमरजेंसी है, मजदूरों के धैर्य को तोड़ने का और उत्तेजना फैलाकर जो वातावरण के अंदर एक अराजकता पैदा करने का खेल प्रतिपक्ष के लोग किए, ऐसे लोगों की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। पिछले 10 दिनों के अंदर हुए अलग अलग हादसों में अब तक 100 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा मजदूर जख्मी हुए और मजदूरों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल है कि सड़क पर मजदूरों की मौत के लिए क्या कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच कोरोना काल में मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसके बावजूद मजदूर अभी भी पैदल या ट्रकों में भरकर बाहर से आ रहे हैं। इन मजदूरों को बसों में ठूंस कर उनके घर भेजा जा रहा है। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो नहीं हो रहा है और ये भीड़ में किसी भी ढंग से घुसना चाहती है, वो बसों में अपने घर जाना चाहते हैं। सूना पड़ा घर द्वार। ये जो आप देख रहे हैं, बसों में नीचे से लेकर के ऊपर तक जो मजदूर हैं वो भरे हुए हैं। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। यहाँ ट्रकों के जरिए जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठ करके, ये देखिए, यहाँ पे जा रहे हैं। घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब
मजदूरी करते हैं। डर नहीं लग रहा कि लगातार एक्सीडेंट हो रही है? क्या करेंगे, मजबूरी है। वहाँ क्या करेंगे, काम भी नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं। लखनऊ में एक्सीडेंट हुआ है, एक नहीं चार हुआ है। 4 आदमी, एक ट्रक वाले ने 2 आदमी को कुचल करके चला गया, वहीं पे मौत हो गया। हाँ, मैं जानता हूं कि घर पहुंचने के सफर में मौत कभी भी हम सफर बन सकती है। अपनी आंखों से देखकर आया हूं जिंदगी की तलाश में निकले साथियों को मौत के मुंह में जाते हो। जानता हूं मेरा ये सफर आखिरी सफर भी बन सकता है। ये भी जानता हूं कि दूरी बनाकर नहीं रखा तो कोरोना दबोच लेगा। लेकिन साहब क्या करें, हम मजबूर हैं, इसलिए तो मजदूर हैं। हमें भी भूख लगती है, हमें भी जिंदगी जीने की आस है और हमें भी अपनों के बीच पहुंचने की चाहत। यही चाहत तो हमें खींच लाई पैदल 1000 किलोमीटर दूर से। दिल्ली से आ रहे हैं सर, पैदल आ रहे हैं। आज 7 दिन हो गया आया हुआ। खाना पीना का भी व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे हैं और जाना है मेरे को भागलपुर। भूखे रहेंगे वहाँ पे, कम भी वहाँ पे नहीं दे रहा है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसलिए आए हैं। खगड़िया जाएंगे। कभी सड़क पर पैदल, कभी बस मिल जाए तो बस में, तो कभी बस की छत पर, तो कभी ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह ठुसकर। जो भी कमाया है घर तक पहुंचने में खर्च हो गए। पता है आगे परिवार का पेट पालना मुश्किल होगा, लेकिन सुकून रहेगा अपनों के बीच पहुंचने की। काम कर रहे थे, हाँ ऐसे आना पड़ा, कुछ साधन ही नहीं है तो क्या करे। ट्रक से आए, 6 दिन से आ रहे हैं। अभी 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं एक आदमी का, 5 हजार देना पड़ता है। सुना है सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाती है, स्क्रीनिंग कराती है, लेकिन सरकार से कहिए सड़क पर उतर कर देख लें उनके दावे और सोशल डिस्टेंसिंग के पाठ की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें फिर मत दोष दीजिएगा, क्योंकि साहब हम मजबूर हैं, इसलिए तो मजदूर हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। तमाम मुश्किलों के बावजूद मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है। ट्रकों में भेड़ बकरी की तरह मजदूरों को बिठाया जा रहा है और उनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। मुजफ्फरपुर से भी ये रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर ट्रकों के जरिए दिल्ली सहित दूसरे महानगरों से इसी प्रकार लगातार कोरोना बंदी में लोगों को ढोकर लाया जा रहा है और बिल्कुल ही बॉर्डर क्रॉस करके तमाम जो मजदूर हैं वो अपने घर तक जा रहे हैं। और इसमें से अधिकांश ऐसे मजदूर हैं जिनका कोई ना तो टेस्टिंग हुआ है और ऐसे ही ये लोग हाईवे पर जो अपनी गाढ़ी मजदूरी की कमाई है उसको भुगतान कर इन ट्रकों के जरिए अपने घरों तक जाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और हाईवे पर इस प्रकार का कारवां लगातार दिखाई पड़ रहा है। जब से कोरोना बंदी हुआ है तब से इस प्रकार की अवैध तौर पर लोगों की ढुलाई हो रही है और ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसकी मंजूरी सरकार ने नहीं दी है। लेकिन मजदूरों को जो पैदल आने वाले मजदूर हैं उनको थोड़ा बहुत इनसे लाभ मिल रहा है कि उन्हें ट्रकों के जरिए अपने घर तक जाने को मिल रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें इन प्रवासियों के अवैध तौर पर आने पर इसकी संख्या में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। खबर लखीसराय से है, जहां दिल्ली से मजदूर डाक पार्सल वैन में छुपकर पहुंचे। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क किनारे एक कंटेनर है जिसमें छिपकर कुछ मजदूर यहां तक पहुंचे, जहां से वे अपने गृह जिले जमुई के लिए रवाना हुए। सभी प्रवासी मजदूर झाझा प्रखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने ना तो मास्क लगा रखा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जाना आपको कहाँ? जाना है झाझा, जमुई, जिला जमुई पड़ता है, झाझा थाना पड़ता है। यहीं पे रोक दिया है गाड़ी? हाँ जी, यहीं रोक दिया है। क्या यहाँ से नहीं जा पाएगा, गाड़ी आगे कतार जाता है वहाँ पुल में। 2 महीने से डाउन लॉकडाउन चल रहा था, क्यों परेशानी हुई, लोग काम धंधा नहीं चले, भूखे प्यासे परेशान हो गए हैं। हम निकल गए जान के हाथ से, लास्ट में कर्जे हथिया कर को घर से लाए, पैसे मंगाया तक कोई तरह से तेरा बोला कि इतना पैसा लेंगे 3000 कर को हम पहुँचा देंगे तेरा। भागलपुर तो पहले बात था, एक खेपा गया था तो उसके बारे में करके निकलिए नहीं 200 किलो पितर पीछे है, हमने झेझे दे देना सर। वहीं कर्नाटक से 1400 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हाजीपुर पहुंची, जिसके बाद मजदूरों को उनके गृह जिला भेजा गया। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि अपने घर पहुंचकर काफी अच्छा लग रहा है। लाग लीजिए,
कि हम लोग सुरक्षित यहाँ पहुँच गए धरती माँ अपने गांव में, अपना बिहार में, इसलिए धरती माँ को चुने, इसलिए हम लोग धरती माँ को चुन लिए। गोपालगंज के जलालपुर स्टेशन से आज 2 ट्रेनें खुली, जिससे 1200 से ज्यादा लोगों को उनके गृह जिलों में भेजा गया। पहली ट्रेन छपरा, हाजीपुर, बरौनी होते हुए कटिहार गई। वहीं दूसरी ट्रेन समस्तीपुर और खगड़िया के रास्ते सहरसा के लिए रवाना हुई। जलालपुर में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए मजदूर जमा थे। डीएम ने बताया कि कल 3 ट्रेन खुलेगी, जो अररिया, सुपौल और मधुबनी जाएगी। अभी 3 ट्रेनों का प्रोविजन हुआ है कल से, लेकिन जिस तरह की भीड़ देख रहे हैं कि हर दिन भीड़ दुगनी हो रही है, तो हो सकता है संभव हो कि हम लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़े कि 1-2 ट्रेन और एडिशनल दिया जाए। ज़्यादातर लोग सीमांचल एरिया के, यानी अररिया, किशनगंज, पूर्णिया वगैरह कटिहार के, या फिर सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, इस तरफ के लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इसी एरिया में ट्रेन खोली जा रही है। हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाने वाली मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर इस बार ब्रेक लग सकता है। कोरोना बंदी की वजह से शाही लीची की खेप दिल्ली भेजी जाने वाली खेप पर असमंजस बना हुआ है। कोरोना बंदी ने किसानों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर में पिछले 15 साल से शाही लीची की खेप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भेजी जाती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। विशेष समिति द्वारा चुनिंदा लीची बागानों से शाही लीची की खेप विशेष रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए दिल्ली भेजी जाती है। राष्ट्रपति और पीएम को भेंट करने के लिए जिला उद्यान विभाग ने कुछ पेड़ों को नीलामी से बचाकर रखा है। इसके लिए हम लोग पहले से ही सारी तैयारी कर रखे हैं। यदि उस तरह का डायरेक्शन आता है कि किस वाहन से कैसे वहाँ पहुँचाया जाएगा, तो हम लोग उसकी तैयारी किए हुए हैं। जैसा डीओ साहब ने निर्देश दिया, उसके आधार पर हम अपने बगीचों का और जो प्रमुख यहाँ के बागवान हैं उनसे भी मैंने कहा रखा है। हर साल मई महीने के अंत तक शाही लीची की खेप दिल्ली भेज दी जाती है, लेकिन इस साल कोरोना बंदी के कारण मामला फंसा हुआ है। मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह राज्य सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, संभावना कम है, हम लोग देख रहे हैं और राज्य स्तर से विमर्श करके आप लोगों को सूचित कर देंगे, निर्णय लेकर के। इस बार देश में 56,000 हेक्टेयर में 5 लाख टन लीची का उत्पादन हुआ है। बिहार में 36,000 हेक्टेयर में लीची का उत्पादन हुआ। बिहार में 20,000 हेक्टेयर में शाही लीची का उत्पादन हुआ। बिहार देश का 70% लीची उत्पादक राज्य है। 40% लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर से होता है। हर साल 10,000 करोड़ का लीची का कारोबार है। लेकिन लॉकडाउन के कारण इस साल व्यापारियों की ओर से किसानों के बागान नहीं खरीदने और बाजार के अभाव के चलते व्यापक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 100% मान के चलिए कि मुजफ्फरपुर जिले में 1 लाख टन में 95,000 टन का लीची, 90,000 टन लीची आपका बर्बाद होने जा रहा है। पिछले 15 सालों से हर एक साल नई दिल्ली मुजफ्फरपुर की शाही लीची की खेप जाती रही है, लेकिन इस बार कोरोना बंदी में यह संभव नहीं लग रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। कोरोना संक्रमण के दौर में हर कोई मदद के लिए अपने स्तर पर आगे आ रहा है। इसी सिलसिले में राजधानी पटना में युवाओं की टोली जरूरतमंदों के बीच खाना बांट रही है। हर दिन करीब 800 खाने का पैकेट तैयार होता है और छात्र सड़कों पर घूम घूम कर खाने का पैकेट बांटते हैं। कोरोना बंदी में सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं के अलावा एएन कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र भी मददगार साबित हो रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं छात्रों की टोली से, जो सुबह से शाम तक लगातार खाना तैयार करने में जुटे रहते हैं और बोरिंग रोड इलाके से लेकर बेली रोड, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, दीघा, तमाम इलाकों में जाकर घूम घूम कर जो सड़क पर जो भूखे मजबूर लोग हैं उनके बीच जाकर राहत पहुंचाते हैं। सहयोग हम लोग सारे जो भाई हैं, अपने दोस्त हैं, सब लोग आपस के अपने पॉकेट मनी से, अपने घर से, सब लोग अपने से, मतलब कोई भी सरकारी संस्थान
का इसमें कोई योगदान नहीं है, न कोई नेता मंत्री किसी का कोई योगदान नहीं। देखिए, हम लोग जाते हैं ना तो वो लोग हमसे पहले इंतजार करते हैं। उन्होंने प्रतिदिन देखा है कि हमारे बड़े भाई पप्पू जी के द्वारा ये संचालित की जा रही है। ये जन सेवा हम करते हैं तो इससे हमें सुख प्राप्त होता है, ताकि हमें ये पता चलता है कि आज के समय में भूख कितनी बड़ी त्रासदी का काम कर रहा है। 1500 तक के पैकेट यहाँ पर रोज तैयार हो रहे हैं और सभी पैकेट को यहाँ से वितरण किया जाता है फील्ड में घूम घूम कर। तो निश्चित रूप से जो गरीब हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनकी दुआ भी इनको मिल रही है और ये जो जन सरोकार का जो काम है, जो परोपकार का काम है, इनसे इनको कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। कोरोना बंदी को लेकर न्यूज 18 बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप 3 कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता। क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। यह हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट देके इनको आप बड़ा कीजिए और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एनआईसी की लिस्ट मिलने और जांच होने के बाद बिहार के 14.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अनाज मिल पाएगा। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत देश के 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज देने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर भी काम जारी है। मुश्किलों से भरा है ये वक्त। जी हां, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, या यूं कहें कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अकेला नहीं लड़ रहा है। सब्र और सावधानियों के साथ साथ पूरा देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस परेशानी से लड़ रहा है और मानव सभ्यता को बचाने की इस लड़ाई में रिलायंस ग्रुप भी हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। भरोसा रखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे, सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा, जीता रहे मेरा इंडिया, जीता रहे मेरा इंडिया। हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं खबर सासाराम से। लॉकडाउन के बीच अपराधियों ने सासाराम में छात्र आरजेडी नेता की हत्या कर दी। मृतक का नाम मनोज कुमार है, जो छात्र आरजेडी के प्रदेश सचिव थे। मनोज कुमार की हत्या दिनारा के कैथहर में गोली मारकर की गई। मनोज बक्सर के पानापुर के रहने वाले थे और तेज प्रताप यादव के करीबी थे। तरीके से उस लड़के को सर में 5 गोली मारने का काम हुआ है और ये शुरू से ही हमारी संगठन को, छात्र राजद को शुरू से ही ये दुश्मन लोग लगे हैं कमज़ोर करने में, हत्या करने में। पूरे तरीके से हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी मनोज की जो हत्या करने का काम किया है, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो छात्र राजद
पूरे तरीके से कड़ा एक्शन लेने का काम करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।